बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ाऊँगी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो क्या होते हैं और उनको अगर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक्स कोई नए मटेरियल नहीं है। मटेरियल्स को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 2 मेन ग्रुप्स के अंदर तक़सीम किया गया है। एक को हम कहते हैं कंडक्टर और दूसरे को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और ये जो इंसुलेटर मटेरियल होता है या इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, इन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक क्यों कह रहे हैं, बेसिकली ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स यानी कि डाई, डाई मीन्स टू, उनके बीच में। तो डाई इलेक्ट्रिक्स के बीच में हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंसुलेटर्स को। डेट्स वाई इसका जो अनदर नेम है वो डाई इलेक्ट्रिक्स है। ओके, कि ये दो मटेरियल्स के दरमियान जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंसुलेटर को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जैसे कि ये कैपेसिटर के बीच में मैंने रखा है, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, हम इसको देख लेते हैं कि क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की। ये जो है हमें मालूम है कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं या इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल है, उसके अंदर ये एटम रखे हुए हैं, तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एटम के साथ ही जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के साथ ही जुड़े हुए हैं और सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, वो न्यूक्लियस के गिर्द ही वो रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एटम से निकल के इस मटेरियल के अंदर कहीं भी चाहें तो वो आराम से घूम सकते हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की फोर्स जो है वो नहीं लग रही है। तो अगर वो फ़ोर्स बिल्कुल ज़ीरो है तो हम उसको कहते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री। ठीक है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं होते हैं इंसुलेटर के अंदर। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये जो चार्जेज़ होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि जो चार्जेज़ होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं एटम के साथ में, न्यूक्लियस के साथ में। अच्छा, ये जो इंसुलेटर्स होते हैं इनका फॉरबिडन गैप, एनर्जी बैंड गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आज़ाद होने के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान ये बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। तो ये तकरीबन 4 टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के दरमियान ये बैंड गैप लाई करता है। अच्छा, कंडक्टिविटी ज़ीरो होती है इस मटेरियल की। चार्ज डेंसिटी ज़ाहिर है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई कंडक्शन नहीं हो रही, चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है। कंडक्टिविटी भी ज़ीरो है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन्स ही जब मौजूद नहीं है जो कि फ्रीली मूव कर सकें तो कंडक्टिविटी भी ज़ीरो होती है। रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, ज़ाहिर है इंसुलेटर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, लेकिन इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट करवा सकते हैं। अभी यहाँ पर बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। जिस तरह से कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है जिस तरह से कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, लेट्स सपोज स्फेरिकल कंडक्टर है, तो जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर डाइलेक्ट्रिक के कुछ ना कुछ मौजूद होगी। अब किस तरीके से मौजूद होगी ये हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम डाइलेक्ट्रिक्स को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, क्लासिफ़ाई करते हैं। अगर हम क्लासिफ़ाई करें डाइलेक्ट्रिक्स को तो 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। अच्छा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट करता है। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर डायपोल्स जो हैं, परमानेंट डायपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये डायपोल जो है वो क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है हम पिछली क्लासेस के अंदर देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं और आपको बता देती हूँ
कि जितनी भी एटम्स की थ्योरी पेश की गई है उसके अंदर ये कहा गया है कि एटम जो है वो एक सॉलिड स्फीयर होता है आइडियली। हालांकि कॉम्प्लेक्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनके अंदर एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का नहीं होता, लेकिन बहरहाल अगर एटम स्फेरिकल शेप का हो तो उसका न्यूक्लियस सेंटर में लाई कर रहा होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्लाउड की सूरत में उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। दिस इज़ द क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, जो कि करंटली न्यू मॉडल है एटम का, क्वांटम मॉडल कहलाता है। तो उस सूरत में क्या होगा, चूंकि ये एक स्फेयर है और ये जो है ना इसका जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव न्यूक्लियस का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी कि जितना भी उसका मास है वो एक्ट कर रहा है उसके सेंटर में। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका भी अगर हम सेंटर ऑफ मास बनाएंगे तो ये भी सेंटर में होगा। तो अगर दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये एटम जो है ना वो न्यूट्रल है। और अगर इन दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करते तो हम ये बात सपोज करेंगे कि लेट सपोज कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर एक्ट कर रहा है और जो हमारा न्यूक्लियस है वो इस जगह पे लाई कर रहा है। न्यूक्लियस एक पॉइंट पार्टिकल है और इसका भी सेंटर ऑफ, ये पूरे स्प्रेड हुए हुए हैं पूरे ओवरऑल रीजन में, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं कि दे लाई एट दिस पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये डिस्प्लेस हुआ है अभी बाय सम डिस्टेंस डी। तो फिर हम ये कहेंगे कि दिस सिस्टम इज जस्ट लाइक अ dipole in which we can say that there is a separation between equal and opposite charges of an atom और they are separated by distance d। तो हम जो है वो कहेंगे कि ये जो सिस्टम है इट इज इक्विवेलेंट टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इसको हम कहते हैं परमानेंट परमानेंट डाइपोल्स। और बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है, ये यहाँ पर मैंने यही डेफिनेशन लिखी है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं कि ऐसे इंसुलेटर्स जिनके अंदर जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, उनका सेंटर ऑफ मास अगर एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर पाया जाता है, कोइंसाइड नहीं करता, तो वो उसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट करेगा और वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। और जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिक एटम्स होते हैं जो कि स्फेरिकल शेप के अंदर होते हैं और उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड करता है, तो वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर एंड नॉन पोलर। अच्छा, अब क्या होगा कि जब मेरे पास अगर दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं तो अब होगा ये कि जब मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो हो सकता है कि ये जो मेरा पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, इसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर डाइपोल्स मौजूद तो हैं लेकिन ये रैंडम है। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो उस वक्त नेट पोलराइजेशन यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट यानी समेशन मैं अगर करूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो मिले। ठीक है, डाइपोल जो होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, और इसको हम पी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं समेशन निकालूंगी तो समेशन जो है वो मेरा वेक्टर सम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट मेरे पास नहीं होंगे क्योंकि ये रैंडम पड़े हुए हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जब मैंने ई अप्लाई कर दिया, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फील्ड मैंने दे दी, यानी नॉन ज़ीरो फील्ड अब मैंने दी है, तो क्या होगा कि ये जो है रोटेट करके अलाइन हो जाएंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड और मुझे अब नेट कोई ना कोई डायपोल मोमेंट मिलेगा, यानी कि अगर मैं अब समेशन ऑफ पी आई करूँ तो वो मेरा नॉन ज़ीरो होगा। ओके, तो ये कहने का मकसद ये है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर परमानेंट डायपोल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं, वो रोटेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, वो क्या करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं, उनके जो सेंटर ऑफ मासेस होते हैं वो कोइंसाइड कर रहे होते हैं।
तो उनके अंदर डायपोल नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो ज़ाहिर है न्यूट्रल होते हैं तो उनका कोई डायपोल नहीं होता, समेशन ऑफ पी आई जो है वो ज़ीरो होगा, डायपोल मोमेंट उनका ज़ीरो होता है। लेकिन अगर आप इन्हीं न्यूट्रल एटम्स को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फिर क्या होगा? उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में जो ये जो न्यूट्रल एटम है ये हो जाएगा स्ट्रेचिंग प्रोसेस होगा, और स्ट्रेच होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक तरफ हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे स्फेरिकली सिमेट्रिक थे ना, एक क्लाउड की सूरत में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द। तो अब चूंकि हमने एक पॉजिटिव फील्ड अप्लाई कर दी है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रुझान होगा वो ये होगा कि वो कुछ इस तरफ जमा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक तरफ जमा हो जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भी बिखरे हुए भी हैं और एक तरफ पॉजिटिव हो गया तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर होगा कहीं, और उसके सेंटर ऑफ मास से इस न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? डी होगा। और हम इसको ट्रीट कर सकते हैं लाइक अ डायपोल। तो ये यहाँ पर इस तरह से मैंने दिखाया है कि अगर एक न्यूट्रल एटम जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वो उसके अंदर चार्जेस जो हैं वो एक तरफ हो गए। इस प्रोसेस को मैंने नाम दिया है स्ट्रेचिंग का। ये चार्जेस जो हैं वो एक तरफ हो गए, दिस इज नोन एज स्ट्रेचिंग। और इसको हम कह सकते हैं कि अब ये डायपोल बन गया। तो हम इसको कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड डायपोल है ये। डायपोल जो है वो इंड्यूस्ड हुआ है। यहाँ पर डायपोल इंड्यूस नहीं हुआ था, यहाँ पर डायपोल पहले से मौजूद था। ओके, यहाँ पर डायपोल पहले से मौजूद था, परमानेंट डायपोल्स थे इधर। तो यहाँ पर इंड्यूस नहीं हो रहा है डायपोल। डायपोल कहाँ पर इंड्यूस हो रहा है? यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, पहले नहीं था अब आया है। अच्छा, लेकिन हम जो है ना इस प्रोसेस को कहेंगे कि जिन मटेरियल्स के अंदर यानी नॉन पोलर मटेरियल्स जिनके अंदर परमानेंट डायपोल्स नहीं होते, जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं और उसके नतीजे में एक डायपोल बन जाता है, या उस फिनोमेना को हम कहते हैं इंड्यूस डायपोल। डायपोल इंड्यूस होना। तो और वो जब डायपोल इंड्यूस होते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन किसकी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ठीक है, और ये जो डायपोल की डायरेक्शन होती है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो दोनों की डायरेक्शन डायपोल की जो अलाइनमेंट अगर मैं बोलूँ तो वो दोनों की सेम होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि डायपोल जो है वो अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से देखूँ तो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट होगी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में। लेकिन अगर मैं पी के हिसाब से देखूं, डायरेक्शन के हिसाब से, तो मैं ये कहूँगी कि हमारा डायपोल जो है वो अलाइन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और अगर मेरे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैं क्या कह रही हूँ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर डायपोल्स पहले से मौजूद होते हैं, इंड्यूस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रोटेट हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे मटेरियल्स को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, पहले जो थे वो सारे के सारे पड़े हुए थे रैंडम, तो नेट डायपोल मोमेंट अभी भी हमारा ज़ीरो था। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो सारे के सारे अलाइन हो गए, रोटेट हो गए और अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर हमें नेट पोलराइजेशन जो है ना वो मिलेगी। ठीक है, कुछ ज़ीरो नहीं होगी वो। और ये जो प्रोसेस होता है, पोलराइजेशन का टर्म मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस होता है कि हमें नेट डायपोल मोमेंट मिल रहा होता है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो इसमें भी पहले नेट डायपोल जीरो थे, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जब इनको रखा तो ये रोटेट हो गए, रोटेट होने के बाद अलाइन हो गए। तो ये अलाइनमेंट की वजह से अब हमें कुछ ना कुछ ये फैक्टर मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि यहाँ पर भी पहले डायपोल जो थे समेशन जीरो ही था, यहाँ पे भी जीरो ही था, यहाँ पे भी जीरो ही था, लेकिन यहाँ पर फर्क ये था कि यहाँ पे परमानेंट थे ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा तो चार्जेस जो है वो थोड़े से स्ट्रेच होंगे और डायपोल्स की सूरत हाल फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर भी अब हमें जो है ना नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा। नेट डायपोल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, तो हम इस
पूरे यहाँ पर भी पोलराइजेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मिल रही है और यहाँ पे भी पोलराइजेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मिल रही है। तो पोलराइजेशन को अगर मैं बोलूँगी तो मैं ये कहूँगी कि इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है ये। डायपोल मोमेंट्स के हवाले से कहूँगी तो सिर्फ इसमें डायपोल्स इंड्यूस हो रहे हैं क्योंकि इसमें डायपोल्स पहले से नहीं थे, यहाँ पर परमानेंट मौजूद थे, तो यहाँ पे मैं इंड्यूस डायपोल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। लेकिन पोलराइजेशन अगर मैं कहूँगी तो पोलराइजेशन यहाँ पर भी इंड्यूस हो रही है और पोलराइजेशन यहाँ पे भी इंड्यूस हो रही है। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो ऑलरेडी अलाइन होते हैं विद दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनको हम फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। और उसके अंदर हम कहेंगे कि उसमें नेचुरल पोलराइजेशन होती है, उसमें फिर हम इंडक्शन का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर थोड़ी सी डेफिनेशन देख रही हूँ मैं यहाँ कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन ये है कि दो चार्जेस के दरमियान जो कि इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो उनके दरमियान अगर सेपरेशन डी मौजूद है तो ये जो क्वांटिटी है विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू डी, इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये क्वांटिटी बिहेव करती है लाइक अ वेक्टर। ये हमें पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब बहुत सारे केसेस स्टडी किए और उनकी कैलकुलेशंस की गई तो फैक्टर्स इवॉल्व होते थे, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, और फिर वेक्टर फॉर्मुलिज्म की गई तो पता चला कि ये बिल्कुल क्वांटिटी बिहेव कर रही है वेक्टर की तरह। तो इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब अगर हम सपोज कर लें कि ये एक डायपोल है, जस्ट दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस डी, तो उसकी एक डेफिनेशन है पी। लेकिन अगर हमारे पास एन डायपोल्स हुए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम ये जो है समेशन कर देंगे आई से लेके एन तक, और ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये वेक्टोरियली ऐड होंगे, इनकी डायरेक्शन जो है वो हमने वेक्टोरियली ऐड अप करना है। अच्छा, पोलराइजेशन की मैंने अभी भी डेफिनेशन बताई, प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर और लिखी हुई है कि पोलराइजेशन क्या चीज़ होती है कि अलाइनमेंट ऑफ दी डायपोल मोमेंट्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। द प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। ओके, अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है वो ये बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, पोलर, नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को देख रही हूँ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके बाद में पोलर मॉलिक्यूल्स को देखूंगी। ये थोड़ा डिटेल से मैं बता रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई एक एटम है। एटम को जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, ई यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा अलाइनमेंट होगी, डायपोल उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। और जब मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाऊंगी तो ये मेरे पास एक अल्फा, एक कांस्टेंट है, जिसको मैं कहती हूँ कि एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, यानी कि एटम के अंदर सलाहियत कि वो कितना पोलराइज हो जाता है, यानी कि एक डायपोल बन जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो पोलराइजेशन होती है, अच्छा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, और इसके अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन भी दी हुई है बहुत अच्छी सी, वो हम देखते हैं। वो क्या है, अ प्रिमिटिव मॉडल फॉर एन एटम। प्रिमिटिव मॉडल का मतलब ये है कि बहुत ही आसान सा, बेसिक सा मॉडल है विदाउट एनी डिफिकल्टीज। ठीक है, एक प्रिमिटिव मॉडल है एटम का ही, कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट न्यूक्लियस, जिसमें हम सपोज कर लेते हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एक पॉइंट न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा है। और न्यूक्लियस अमूमन हम पॉइंट ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तमाम के तमाम चार्जेस सेंटर में रखे हुए होते हैं। सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल क्लाउड माइनस क्यू ऑफ अ रेडियस ए। और ये क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग हमने सपोज कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो स्फेरिकल शेप के अंदर हर तरफ इस न्यूक्लियस को घेरे हुए है। अब ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट दी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ सच एन एटम। इस एटम की पोलराइजेबिलिटी जो है ना वो आपने कैलकुलेट करनी है।
तो अब इन्होंने पूरा डिटेल से बताया हुआ था कि ये एटम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाता है तो किस तरह से बिहेव करता है, वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। इनिशियली कोई भी एटम जिसका स्फेरिकल शेप हो, उसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड स्फेरिकल शेप के अंदर जो है वो मौजूद होता है, और वो उस क्लाउड के अंदर रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन कुछ भी कर सकता है। तो अब अगर हम इसको देखें, न्यूक्लियस का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी जाहिर है कि बिल्कुल यही पॉइंट होगा जहाँ पे आपको मेरा ये पॉइंटर नज़र आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसका सेंटर ऑफ मास भी यही होगा, जो कि आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स हालांकि अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये बिहेव करेंगे कलेक्टिव एक सिस्टम की तरह, एन पार्टिकल सिस्टम की तरह, और उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओवरलैप कर रहा होगा न्यूक्लियस के सेंटर ऑफ मास से। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि डी को अब मैं डिफाइन क्या कर रही हूँ कि डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ मास of 2 point charges between center of mass of two charges. अच्छा, अब क्या किया है कि इस सिंपल से एटम को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये एज इट इज रहा, नेगेटिव नेगेटिव, थोड़ा सा जो है ना ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो इधर डिस्प्लेस हो गया, यानी कि जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्लाउड तो मतलब पूरा के पूरा ऐसे ही है, बस ये शिफ्ट हो गया, यानी स्फेरिकल शेप में ही है, इसका शेप डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है अब यहाँ पर चला गया, इसका सेंटर ऑफ मास अब इधर चला गया, और अब इनके सेंटर ऑफ मास के अंदर कोई ना कोई डिस्टेंस डी जो है वो मौजूद है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नाउ दिस सिस्टम बिहेव्स लाइक अ डायपोल। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हों, चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, सॉरी पॉजिटिव प्लेट है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो क्लस्टर बन जाए एक तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो न्यूक्लियस जो है वो एक तरफ हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले बिखरे हुए थे ये अब थोड़े थोड़े से क्लस्टर बना के एक जगह जमा हो जाते हैं। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि कंप्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को हम कह सकते हैं कि चार्जेस जो है वो कंप्रेस हो रहे हैं एक जगह पर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है जो मैं टर्म इस्तेमाल कर रही थी स्ट्रेचिंग की, स्ट्रेचिंग मैं किस हिसाब से कह रही हूँ, स्ट्रेचिंग मैं इस हिसाब से कह रही हूँ कि दोनों के अब जो सेंटर ऑफ मास हैं उनके दरमियान अब फासला हो गया है, दे इस वजह से मैं उनको कह रही हूँ कि स्ट्रेचिंग प्रोसेस हो रहा है। और जो कंप्रेशन हो रही है वो हाँ चार्ज के हिसाब से हो सकती है, लेकिन अभी हम इस मॉडल को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हमें कहा गया है कि आपने प्रिमिटिव मॉडल कंसीडर करना है, बहुत ही आसान सा, जिसमें मैं ये एज्यूम कर लेती हूँ कि चार्जेस जो हैं वो अपने स्फेरिकल शेप को रिटेन रखते हुए बस डिस्प्लेस हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है। अब इनके सेंटर ऑफ मासेस जो हैं उनके दरमियान सेपरेशन आ गई है डी। तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको पता है पॉइंट लाइक बिहेव करती है, वैसे भी यहाँ पर हम उसको सपोज कर लेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज सारा क्लस्टर होके इधर रखा हुआ है बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, और जो न्यूक्लियस होता है वो तो होता ही पॉइंट फॉर्म में है। ओके, अभी हम बहुत ज़्यादा अंदर न्यूक्लियस के नहीं गए हैं, तो हमें वो पॉइंट ही की तरह नज़र आ रहा है। तो ये जो है ना मॉडल है, तो इसके अंदर हमने ये बात बोली है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो मूव करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ हो गया और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया, तो अब उनके दरमियान सेपरेशन आ गई है। तो अब हमें एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ, सपोज नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल जो है वो मुझे पता है कि 2 पॉइंट चार्जेस की तरह के दरमियान क्या होती है, वो ये होती है। क्योंकि अब ये जो मेरा स्फेयर है जो कि डिस्प्लेस कर गया वो भी बिहेव कर रहा है लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो अब मैं यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर सेपरेशन डी है, यहाँ पर सेपरेशन ए है, ठीक है। तो अब मैं जो है ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये बेसिकली जो मैंने सपोज किया है कि सेंटर से लेके यहाँ तक जो है ना मेरा चार्ज क्या हो गया है,
डिस्प्लेस हो गया है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्प्लेस हो गया, यानी इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो ए है, और ए इज़ व्हाट, ए इज़ दी सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पर हमें बताया हुआ था ए इज़ दी रेडियस, ओके, ए इज़ दी रेडियस। तो इतनी सेपरेशन हो गई है कि रेडियस के बराबर ही हो गई है, ओके। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ए ले लिया, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है ई से। तो मुझे ये पता चल रहा है कंपेयर करके कि अरे डाइपोल मोमेंट तो किसके बराबर होता है, अल्फा ई के। अल्फा इज दी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, इट मींस दिस मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, यस दिस इज, ठीक है। और एक फार्मूला मुझे ये पता है कि चूंकि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल शेप का है, तो अब 4/3 पाई ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दिस इज द वॉल्यूम। तो मैं 4 पाई ए क्यूब को लिख सकती हूँ 3v, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, ओके। तो अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एप्सिलॉन नॉट। यानी बहुत सारे, ये एक बहुत ही आसान सा मॉडल है जिसमें हमने किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस को नज़रअंदाज कर दिया है, एटम का स्फेरिकल शेप ले लिया है, और जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो हमने एज्यूम कर लिया कि उसका स्फेरिकल शेप जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, और ये भी हमने एज्यूम कर लिया कि जो चार्जेस डिस्प्लेस हुए हैं वो बिल्कुल रेडियस के बराबर हो गए हैं। तो ये जो है एक बहुत ही क्रूड सा मॉडल है, एक रफ सा आसान सा मॉडल है। ज़रूरी नहीं है कि चार्जेस डिस्प्लेस हुए हों वो रेडियस के बराबर ही हुए हों, लेकिन फिर भी ये वाला जो मॉडल है, इससे जब हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी निकालते हैं बहुत सारे सिंपल एटम्स की, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और थियोरेटिकल रिजल्ट्स इस वाले फॉर्मूले से मैच कर जाते हैं। तो ये फिर भी बहुत इनफ गुड अप्रोक्सीमेशन है। अक्सर बुक के अंदर आप देखेंगे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी सिंपल एटम्स की गिवन होती है, वो इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है। अच्छा, अब जो है इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रही हूँ टॉपिक को। मैंने तो अभी आप लोगों को ये बताया कि एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी मैंने स्फेरिकल एटम की निकाली है, लेकिन इतना आसान प्रोसेस नहीं है। पोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं जो कि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जब उनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कुछ डायरेक्शन के अंदर तो बहुत आसानी से अलाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्शंस के अंदर वो आसानी से अलाइन नहीं होते। मिसाल के तौर पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन है, और ये ऑक्सीजन के दोनों एटम्स हैं। तो ये जो है ना मॉलिक्यूल का एक्सिस है कि इस एक्सिस के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो अगर मेरा मॉलिक्यूल का एक्सिस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, तो उनकी जो अलाइनमेंट है वो देखें हमें कितनी नज़र आ रही है, 4.5 इंटू 10⁻⁻40 कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन। दिस इज़ दी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी यूनिट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइपोल मोमेंट बराबर होता है किसके, अल्फा इंटू ई के। तो अल्फा का ई का यूनिट कितना होता है, फोर्स पर। ये जो है पोलराइजेशन है, इसको मैं, इसका यूनिट होता है कूलम मीटर, अल्फा हो गया ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम। तो अगर मैं अल्फा का यूनिट डिफाइन करूं तो अल्फा का यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन, यहाँ से, ओके। तो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज दी पोलराइजेबिलिटी। तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को उसकी एक्सिस, मॉलिक्यूल के एक्सिस के हिसाब से रखा हुआ है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की है, तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि अच्छा सा डायपोल बनेगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर अप्लाई कर दी, अलोंग परपेंडिकुलर टू दी मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो फिर इतने अच्छी सी अलाइनमेंट नहीं होगी, और इतना अच्छा सा डायपोल नहीं बनेगा, यानी रिस्पॉन्स नहीं करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, और सेपरेट नहीं होंगे चार्जेस इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दिस इज अ डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी एज वेल,
ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये डिफरेंट हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये डिफरेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिर भी सिंपल होता है। अगर और भी कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेरे पास आ जाए, असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिक नहीं होते, जिनकी शेप इरेगुलर होती है, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर है ये कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इसका मतलब क्या हुआ है इस इक्वेशन का मतलब कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर अप्लाई की तो डाइपोल अलाइन हो रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर आसानी से। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक्स डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो मॉलिक्यूल है वो पूरा एक्स डायरेक्शन के अंदर अलाइन नहीं होगा। लेट सपोज इफ दिस इज द फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है ना पूरा अलाइन नहीं होगा। लेट सपोज वो एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर अलाइन होगा। अगर आपने एक्स डायरेक्शन के अंदर फील्ड अप्लाई किए तो हो सकता है कि वो जेड एक्स डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर आपने वाई डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई की तो हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई डायरेक्शन में अलाइन हो, या वो जेड वाई डायरेक्शन में अलाइन हो, या ऐसा हो सकता है कि वो कम्प्लीटली वाई डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाए। तो असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं, असिमेट्रिक यानी कि इरेगुलर शेप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो अलाइनमेंट होती है एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती, उनकी अलाइनमेंट डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये जो है ना हमें जहन में रखना है। तो अब ये जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का जो फैक्टर है ये अब एक स्केलर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी बल्कि टेंसर कहलाएगी। समटाइम्स इट इज स्केलर, समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेक्टर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रही हूँ चीज़ों को। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, मैंने आप लोगों को बताया व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर दो तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे वो रोटेट करेगा, नॉन पोलर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे वो स्ट्रेच करेगा। और जो है ये दोनों के दोनों जो हैं पोलर हों चाहे नॉन पोलर हों, अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रखा हुआ है तो रैंडम डायरेक्शन के अंदर इनके डायपोल्स अलाइन हुए हुए होते हैं, इसमें तो होते ही नहीं है, तो हमें नेट डायपोल मोमेंट मिलता ही नहीं है। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये अलाइन हो जाएंगे, तो हम इसको कहेंगे इंड्यूस पोलराइजेशन। इसमें एटम्स स्ट्रेच हो जाएंगे तो हम इसको कहेंगे कि इसमें चार्जेस स्ट्रेच हो जाएंगे तो इसमें हम इसको कहेंगे कि इंड्यूस्ड डायपोल एंड इंड्यूस पोलराइजेशन। ओके, एक रफ सी डेफिनेशन यहाँ पर हमने पढ़ी थी। अब थोड़ा सा और डिटेल से बताया है मैंने आपको, वो ये कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आपने रखा है तो अब क्या होगा कि जो उसके अंदर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस डायपोल जो है, इंड्यूस डायपोल मोमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो उसका मैंने एक मॉडल यहाँ पर बताया है कि एक सिंपल सा अगर एटम है, अगर न्यूट्रल है इनिशियली, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है उसी में इंड्यूस होते हैं। ओके, जो स्फेरिकल शेप का होता है उसी में इंड्यूस होते हैं, जो परमानेंट होते हैं उसमें वो स्फेरिकल शेप के नहीं होते हैं। अच्छा, या हो भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम सपोज कर रहे हैं कि अभी हम सपोज कर रहे हैं कि नहीं है। ओके, अच्छा, फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसके अंदर जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है वो मैं इस तरह से निकाल सकती हूँ, यानी कि रिस्पांस, कितना रिस्पांस है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये इतना रिस्पॉन्ड करेगा। तो बहुत सारे एटम जो हैं वो इस सिंपल से मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते, उसकी वजह हमें पता चल गई आगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं जिनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट होते चले जाते हैं तो वो उनकी अलाइनमेंट मुश्किल हो जाती है फील्ड डायरेक्शन के अंदर या परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो उनका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं, उनके दरमियान अपनी बॉन्डिंग हुई हुई होती है, वो उस रोटेशन को या उस अलाइनमेंट को या उस स्ट्रेचिंग को रोकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते। अम, तो किसी डायरेक्शन के अंदर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर देते हैं और वो डायपोल बन जाता है। किसी डायरेक्शन के अंदर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते। देखें 4.5 से लेस है ये, तो 2 है ये। ठीक है, ऑर्डर सेम है तो इस वजह से मैं सिर्फ इसको कंपेयर कर रही हूँ।
तो इस डायरेक्शन के अंदर वो अच्छे से उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, और इसका मतलब है कि अच्छे से डायपोल्स यानी चार्जेस सेपरेट आउट नहीं हुए, तो ये अब अच्छे से डायपोल नहीं बना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है ये पोलराइजेशन का, और अगर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो और ज़्यादा जो है वो पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो कर रही होती है। ये नहीं होता कि वो सिर्फ परपेंडिकुलर और पैरेलल डायरेक्शन के अंदर हो, बल्कि जो डायपोल बनता है वो रैंडम डायरेक्शंस के अंदर, यानी कि ये एक्स एस, एक्स वाई, एक्स जेड, इन डायरेक्शंस के अंदर भी वाई वाई, ठीक है, अलाइन हो सकता है। ओके, तो ये जो है ना मुझे जहन में रखना है कि दिस इज द बिहेवियर ऑफ द नॉन पोलर dielectrics in the external electric field. Now we come to the polar molecules. पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर परमानेंट डायपोल जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और परमानेंट डायपोल्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक डायपोल रखा हुआ है, जब आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, तो वो क्या होगा कि उस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ये जो डायपोल है ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। कपल एक्ट कर रहा है दोनों फोर्सेस का, और दोनों फोर्सेस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सॉरी क्लॉकवाइज जो है वो उसको रोटेट करवा रहे हैं। फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो लग रही है वो है प्लस क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो लग रही है वो चूंकि नेगेटिव चार्ज है लिहाजा मैंने इसको माइनस यहाँ पर लिख दिया। तो अब जो रोटेशन हो रही है वो नेट रोटेशन वो क्या होगी, दोनों फोर्सेस की वजह से होगी। मैं इसको ऐड अप कर रही हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ऑर्डर जो है ना वो चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पर फिर माइनस साइन आ जाती है, तो आर को पहले रखते हैं, एफ को बाद में रखते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, ये जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस इनके दरमियान सेपरेशन होती है डी। तो ये जो डिस्टेंस है ये d/2 है इस डायरेक्शन के अंदर, ओके। और ये जो है d/2 है इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये माइनस d/2 हो जाएगा। ये ओरिजिन ले लिया मैंने, ओरिजिन से डिफाइन कर रही हूँ मैं। तो दिस इज d/2 फॉर f प्लस, ठीक है। ये f पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने d/2 क्रॉस f प्लस कर दिया है। इसी तरीके से दूसरे चार्ज के ऊपर मैंने माइनस d/2 और क्रॉस f कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन आएगा, रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से वेक्टर क्वांटिटी है ये भी जो है माइनस क्यू ई है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये दोनों की सिंपल कैलकुलेशन है, इसको अगर यहाँ पर हम देखें कि ये क्या चीज़ निकल कर आ रही है, तो बेसिकली ये जो टॉर्क है, ये क्यू डी क्या चीज़ होती है? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस पी, पी ई, यानी रोटेट करता है। ये जो परमानेंट डाइपोल होता है, परमानेंट डाइपोल वो रोटेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो इसको याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन पोलर के अंदर क्या होता है, नॉन पोलर में तो डाइपोल्स होते ही नहीं है, इंड्यूस होते हैं। इंड्यूस डाइपोल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें, एक्सटर्नल फील्ड में हमें इंड्यूस डाइपोल्स मिलेंगे। और अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करेंगे एक्सटर्नल फील्ड में। तो ये जो है दोनों का बिहेवियर अलग अलग हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया। अच्छा, एक चीज जो कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बताना, वो ये कि ये जो मैंने फील्ड ली है ना, ये मैंने यूनिफॉर्म ली है। एक्सटर्नल फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो फिर क्या होगा? अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा चार्जेस रख दिए मैंने, यहाँ पे कम रख दिए, और जब यहाँ पर ज़्यादा चार्जेस हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यहाँ पर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। डाइपोल अगर रखा हुआ है तो इधर ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, इधर कम लग रही होगी, ओके। तो मैंने सपोज कर लिया प्लस और माइनस फोर्सेस आर डिफरेंट, ठीक है। तो एफ जो है वो क्या होगी, एफ प्लस के ऊपर अलग है, एफ माइनस के ऊपर अलग है। तो बेसिकली ई प्लस और ई माइनस जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो मैं ये कह सकती हूँ कि Q इज इक्वल टू, यानी कि ये चेंज इन
इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगाऊंगी, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगाऊंगी। लेकिन अब ये दोनों ई जो है ना, ये बराबर नहीं है, ये वेरिएबल है। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज इधर रखा हुआ है तो दिस इज दी वेरिएबल फील्ड। जैसे कि पिछली सिचुएशन के अंदर मैंने यहाँ पर भी ई रखा हुआ था और यहाँ पर भी ई रखा हुआ था, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड थी। नाउ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अलग फील्ड लग रही है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को एड अप करेंगे यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और मैं इसको लिख सकती हूँ क्यू डेल ई, यानी जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर है, क्यू डेल ई के बराबर। अच्छा, ये जो डेल ई है, डेल ई, ठीक है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी डॉट डेल ऑपरेटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है। ये जो अब यहाँ पर डेल ऑपरेटर यूज हो रहा है ना, डेल ऑपरेटर, ये अगर स्केलर के ऊपर इस तरह से ऑपरेट हो तो ये ग्रेडियंट कहलाता है। अगर ये डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट बना रहा हो वेक्टर के साथ में तो ये डाइवर्जेंस कहलाती है। और अगर ये डेल ऑपरेटर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो ये कर्ल कहलाता है। इनकी कुछ ना कुछ फिजिकल मीनिंग्स हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये डेल ऑपरेटर है, दिस इज जस्ट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये कहलाएगा। ऑर्डिनरी ऑपरेटर होगा, जस्ट डायरेक्शन के हिसाब से हम इसको ले रहे हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सॉरी डायरेक्शनल ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर अब वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। पहले तो ये डी के साथ में आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, और जब आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो फिर आप जब इसका डेरिवेटिव लोगे ई के साथ में, तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में या तो डॉट हम ले रहे होते हैं या क्रॉस ले रहे होते हैं। तो अगर डॉट भी नहीं है क्रॉस भी नहीं है तो दिस इज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव विच डिफाइंस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्पेस, ठीक है। जैसे हम यहाँ से फॉर एग्जांपल दिस इज वाई डायरेक्शन, तो ये वाई डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चेंज हो रही है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पर ये थोड़ी सी वीक है। तो इस डेल ई को अगर मैं ऑपरेटर फॉर्म के अंदर रख दूँ तो मुझे ये ज़्यादा आसानी है। डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर ऑपरेटर फॉर्म में तो मुझे इसको कैलकुलेट करने में मैथमेटिकली ज़्यादा आसानी होगी। डेट्स वाई मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म के अंदर। अच्छा, एफ किसके बराबर है, एफ बराबर है क्यू डेल क्यू इंटू डेल ई के, ठीक है। क्यू इंटू डेल ई के बराबर है ये। तो ये जो क्यू है एज इट इज रहेगा, और डेल ई की जो डेल्टा ई की जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया। ये Q और D क्या चीज़ है, P डॉट डेल ऑपरेटर, ठीक है। ये डेल्टा है और ये डेल है, डेल ऑपरेटर। तो P डॉट डेल और E, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला शो कर रहा है किस चीज़ को, चेंज इन E। ये क्या चीज़ है, ये है डेरिवेटिव, यानी चेंज को डिफाइन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस वक्त हम फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो फोर्स होगी किस तरह से, पी डॉट डेल ई। अच्छा, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी अप्लाई है हो रही है तो भी जो है टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि जो है ना ये एटम रोटेट ना करे। लेकिन अब फर्क क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जो है ये हमारा डायपोल घूमेगा तो सही, लेकिन सेंटर पॉइंट से नहीं घूमेगा, बल्कि जो ये रोटेट करेगा वो किसी और पॉइंट पे रोटेट कर लेगा। ये मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये एक स्केल रखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस जगह पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और इस जगह पे कम लगा रहे हैं, तो तब भी ये रोटेट तो ये करेगा, ओके, क्योंकि कपल फोर्स एक्ट हो रही है इसके ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर नहीं हो रही। रोटेट तो ये करेगा, लेकिन लेट सपोज ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे से ना करे, बल्कि थोड़ा सा इस जगह से ये करे, इस पॉइंट के ऊपर करे,
तो हम जो है ना फिर उसको डिफाइन करते हैं कि जनरल फार्मूला टॉर्क का ये है कि अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही हो तो हम ये कहेंगे कि वो रोटेट कर रहा है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी विच इज दिस एफ, तो हम ये कहेंगे कि रोटेशन तो हो रही है लेकिन वो किसी वो पॉइंट्स हमें डिस्क्राइब करने पड़ेंगे कि यहाँ का आर कितना है, यहाँ का आर कितना है, उसका पॉइंट अलग होगा। तो उसको मैं यहीं, इस वजह से मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आएगा और जब हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो वो रोटेट करेगा, चाहे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जो रोटेशन होगी वो सेंटर पॉइंट के क्रॉस होगी, ठीक है। और हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, और अगर कहीं ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हम फॉरेन सिचुएशन समझ जाएंगे कि अच्छा ये हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसके अंदर ऑलरेडी डाइपोल्स मौजूद हैं और जब हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा कि मेरे पास फोर्स जो होगी उसकी वजह से रोटेशन तो अब भी होगी, डायपोल रोटेट तो अब भी करेगा, लेकिन जो रोटेशन होगी वो अब ओरिजिन यानी मिड पॉइंट के ऊपर नहीं होगी बल्कि किसी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर होगी। तो उसके लिए जो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ। एफ जो है वो क्या है, ये वाला जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो ये तो मेरे पास जनरल फार्मूला आ गया, लेकिन हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बाज़ सूरतों में हम जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई ये एटम जो है ना हमने फील्ड अप्लाई की है, ये बहुत वेरी हो रही है, इस तरह से एक्सटर्नल फील्ड वेरी हो रही है, लेकिन एटम का जो साइज होता है वो तो बहुत ही छोटा होता है। फील्ड वेरी तो हो रही है लेकिन इस स्केल के ऊपर तकरीबन कांस्टेंट ही है, ओके। इस स्केल के ऊपर तकरीबन कांस्टेंट है क्योंकि डायपोल जो है ना वो बहुत छोटा है। तो अगर हम डिफरेंशियल स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं यानी पूरे बल्क को अगर हम नहीं देख रहे हैं तो फिर ये वाले फॉर्मूले से हमारा काम चल जाता है। अगर हम सिर्फ एक डायपोल को देख रहे हैं, एक डायपोल हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो एनीवेज यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। तो अपना लेक्चर जो है वो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ और समराइज कर रही हूँ दोबारा से। लेक्चर के अंदर मैंने क्या पढ़ाया, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर्स दो तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो रोटेट करेगा, नॉन पोलर जो है वो स्ट्रेच होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स को जब आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो रोटेट करेगा। दोनों सूरतों में मैंने आपको बताया कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, रोटेशन होगी। और जो एक्सटर्नल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसको जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट्स उसमें होंगे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया है। अब मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला दूसरा ही टॉपिक बताऊंगी कि डाइलेक्ट्रिक्स जब पोलराइज हो जाते हैं, पोलराइज डाइलेक्ट्रिक्स जो भी होते हैं, तो फिर वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।